सेशन में हमने पार्ट 6 देखा था और इस सेशन में हम करेंगे क्लास 11 अकाउंट्स चैप्टर 2 पार्ट 7। तो इस बार का जो टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो पिछले बार हमने सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखा था, अब हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस क्लास में देखेंगे। अकाउंटिंग का बेस क्या होता है? दो होता है, एक कैश बेसिस होता है, एक एक्रूअल बेसिस होता है। ठीक है, अब कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस क्या होता है चलिए देखते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पहले कैश बेसिस को समझते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस में कैश रिसीव या पेमेंट होने पर ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। दिसंबर का रेंट जनवरी में रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट सेल पेमेंट मिलने पर रिकॉर्ड। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं होता, बिजनेस प्रॉफिट एक्यूरेट नहीं होता। तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कह रहा है? मतलब ऐसा अकाउंटिंग करना है, ऐसा हिसाब किताब करना है जिसमें क्या हो, कैश इन्वॉल्व हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको रिकॉर्डिंग तब करना है जब कैश रिसीव हो, कैश रिसीव हो या पेमेंट हो, तभी आपको रिकॉर्ड करना है। अब मान लीजिए दिसंबर का रेंट है और उसे जनवरी में पे किया तो जनवरी में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब कोई क्रेडिट सेल हुआ, ठीक, तो पेमेंट मिलेगा तब उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इससे क्या होता है कि कहने का मतलब कि आपका अगर जो रेंट है वो रेंट कब का है? दिसंबर का रेंट है। अब दिसंबर को रेंट को आपने पे किया जनवरी मंथ में। ठीक है, दिसंबर का रेंट था उसे आपने जनवरी में पे किया, तो जो दिसंबर का रेंट आप जनवरी में पे कर रहे हो तो दिसंबर में रिकॉर्ड नहीं करोगे। जो दिसंबर में का खर्चा है उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे अगर कैश बेसिस पे चलोगे। तो आपने जनवरी में पे किया तो इसे जनवरी में रिकॉर्ड करोगे। तो एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपए। ठीक है, दिसंबर में आप हिसाब कर रहे हो अपना बिजनेस का कि भाई दिसंबर में क्या आया, क्या गया, क्या प्रॉफिट हुआ दिसंबर मंथ में। अब आपने दिसंबर का रेंट आपको क्या करना था? 10,000 माइनस करना था। ठीक है, दिसंबर का रेंट, लेकिन दिसंबर का रेंट आपने कब पे किया? जनवरी में। जनवरी में पे किया तो आप उस समय माइनस करोगे। तो कैश बेसिस में आपने क्या किया कि रेंट था दिसंबर का, जनवरी में पे किया, तो कैश बेसिस में जब पे करते हैं, जब रिसीव करते हैं तभी रिकॉर्ड करते हैं। अब आपने दिसंबर का हिसाब किताब लगाया तो प्रॉफिट आपका 1 लाख निकल गया, आपने 10,000 माइनस ही नहीं किया। क्योंकि आप कैश बेसिस पे चल रहे हो। तो कैश बेसिस में हम क्या बोलते हैं कि जब हम पेमेंट करेंगे या हम जब मनी को रिसीव करेंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे। अब आपने जनवरी में पे किया, दिसंबर में पे नहीं किया, तो आपने माइनस नहीं किया, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका 90,000 निकलना चाहिए था, लेकिन निकला कितना? 1 लाख। तो एक आपका 10,000 ज़्यादा निकला। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपका क्या है, कैलकुलेशन गलत होगा। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं करेगा, बिजनेस प्रॉफिट एक्यूरेट नहीं निकलेगा। मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा मतलब क्या कि अगर आपने जब कोई चीज़ खरीदा, ठीक, या जब आपने कुछ खर्च किया, तो जो खर्च किया तो उसके उसके थ्रू आपने इनकम किया। तो जिस समय का खर्च है और जिस समय का इनकम है उसको क्या करना है आपको? एक ही समय में क्या करना है? प्लस माइनस करना है। अब आपका रेंट था दिसंबर का, आपने दिसंबर का हिसाब किया, प्रॉफिट 1 लाख निकला और उसमें 10,000 आपने माइनस ही नहीं किया, तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा, क्योंकि दिसंबर का खर्च आपने दिसंबर में उसको माइनस नहीं किया। दिसंबर का खर्च आप जनवरी में कर रहे हो, फरवरी में कर रहे हो, तो इसी को मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं।
तो ये था कैश बेसिस अकाउंटिंग, ठीक है। अब अगला है एक्रूअल बेसिस में रेवेन्यू एक्सपेंस उसी पीरियड में रिकॉर्ड होते हैं जब वर्कर होते हैं, चाहे कैश मिले या ना मिले। क्रेडिट सेल, सेल के टाइम रिकॉर्ड, रॉ मटेरियल यूज उसी पीरियड का एक्सपेंस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें, ये बोल रहा है कि आपका एक्रूअल बेसिस में क्या होता है। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि जब आपका क्या हुआ, खर्च हो रहा हो, जब आपका खर्च हो रहा हो, या जब आप, इस चीज को आप इस तरह से समझिए, एक्रूअल बेसिस, जब आपका किसी भी पैसे को रिसीव करने का या पेमेंट करने का लीगल राइट बन जाए, लीगल राइट अराइज हो जाए, तभी आप क्या करोगे, चीजों को रिकॉर्ड कर लोगे। अब लीगल राइट बन जाए का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका एबीसी शॉप है, ठीक है। आपने बेड सेल किया राम को, आपने बेड सेल किया उसे 50,000 का, और आपने वो क्या सेल किया, उधार पे सेल किया। उसे आपने सेल किया जनवरी मंथ में, ठीक है। तो आपने जैसे ही उसे बेड सेल किया, भले ही उधार सेल किया हो, उसने पैसा नहीं दिया जब आपने सेल किया जनवरी मंथ में, तो लेकिन जैसे ही आपने उसे बेड सेल किया, तो आपका क्या बन गया, एबीसी शॉप का लीगल राइट बन गया उस पैसे को लेने का, किससे, राम से लेने का, ठीक है। तो इसी को लीगल राइट बोलते हैं। अब राम आपको पैसे कभी भी दे, 1 साल बाद दे या 10 साल बाद दे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका लीगल राइट बन गया कि आपने जैसे ही बेड सेल किया, तो आपका क्या बन गया, लीगल राइट बन गया 50,000 रुपये लेने का। तो उसी समय हम क्या करेंगे, चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या करेंगे, चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेंगे। आपने बेड कब सेल किया, जनवरी में, आपने उधार पे सेल किया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आपने जनवरी में बेड सेल किया, तो आपका क्या बन गया, लीगल राइट बन गया। आपका क्या बन गया, लीगल राइट बन गया उस पैसे को लेने का, ठीक है। तो उसी तरह मान लीजिए कि आपका एबीसी शॉप है, ठीक है। और मान लीजिए कि दिसंबर का रेंट है, हर रेंट तो हर महीने जाएगा, और उस रेंट को आप पे कर रहे हो कब, फरवरी में पे कर रहे हो। दिसंबर का रेंट आप फरवरी में पे कर रहे हो, मतलब 2 महीने बाद पे कर रहे हो, तो उससे मतलब नहीं है। ये जैसे ही दिसंबर का मंथ खत्म हुआ, तो आपका क्या बन गया, एक लायबिलिटी बन गया, या ओनर का राइट बन गया कि वो आपसे रेंट ले ले। लीगल राइट बन गया ओनर का, और आपका भी उत्तरदायित्व बन गया, क्योंकि दिसंबर का मंथ खत्म हो गया। अब उस पैसे को आप कभी भी दो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस चीज़ को क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करके रख लेना है कि मेरा दिसंबर का रेंट था। तो इस तरह क्या होगा, दिसंबर का जो सेल था वो आपने रिकॉर्ड कर लिया, जो दिसंबर का खर्च था वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। मान लीजिए 50,000 का सेल था, 10,000 का रेंट था। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 40,000 प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ मैचिंग का सेट फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, उसी मंथ का एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड किया, उसी मंथ के एक्सपेंस को आप कैलकुलेट किया, और फिर प्रॉफिट, दिसंबर का प्रॉफिट 40,000 आपने क्या किया, निकाल लिया। तो एक्रूअल बेसिस इसी को कहते हैं कि जब आपका लीगल राइट अराइज हो, या आपका लीगल राइट बन जाए पैसा लेने या देने का, तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्रूअल बेसिस मोर सूटेबल है। तो
आज के जो समय में है एक्रूअल बेसिस का ही यूज होता है, ठीक है। कैश बेसिस का बहुत ही लिमिटेड होता है या बहुत कम जगह यूज होता है। तो हम आते हैं बुक पे कि बुक देखिए क्या कह रहा है, बुक में क्या बातें लिखी हुई हैं। तो बुक में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट देयर कैन बी टू ब्रॉड अप्रोचेस टू अकाउंटिंग। दिस आर कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जिस किस बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं कि हमें क्या पैसा आया क्या खर्च हुआ, तो दो बेसिस पे करते हैं, कैश बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे। अंडर द कैश बेसिस एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड एंड नॉट व्हेन द रिसीट और पेमेंट बिकम ड्यू। तो कैश बेसिस पे हम क्या करते हैं, एंट्री को कब रिकॉर्ड करते हैं, जब कैश रिसीव होता है, ठीक, ना कि जब ड्यू होता है। ड्यू होने का मतलब क्या है कि वो वो लाइबिलिटी, वो राइट बन गया है लेकिन किसी बंदे ने दिया नहीं है, उसने रोक के रखा है पैसा, जैसे रेंट है रोक के रखा है, कुछ सामान ले लिया उसका उधार में ले लिया। तो ये कह रहा है कि जब ड्यू होता है तब नहीं, इसी को ड्यू कहते हैं कि जब इवेंट हुआ, कुछ घटना ऐसा हुआ, मतलब कि आपने कोई लेन देन ट्रांजैक्शन ऐसा किया और आपका उत्तरदायित्व बन गया या आपका हक बन गया पैसा लेने या देने का, तो उसी को हम लोग ड्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, कैश बेसिस पे जब कैश आता है तभी हम करते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल if office rent for the month of December 2014 is paid in January 2015, it will be recorded in the books of account in January 2015। वही कह रहा है कि अगर जनवरी का रेंट आप सॉरी दिसंबर का रेंट आप जनवरी में दे रहे हो, तो अगर आप कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हो तो उसको आप क्या करोगे, जनवरी में ही रिकॉर्ड करोगे। Similarly, sale of goods carried on the month of January to would not be recorded in January but say in April when the payment for the same is received। तो उसी तरह जब आप गुड्स कोई भी माल बेचोगे दिसंबर में सॉरी जनवरी में और उसका पैसा आप अप्रैल में लोगे, तो अप्रैल में ही तब क्या करोगे, उस चीज़ को आप रिकॉर्ड करोगे अगर आप कैश बेसिस को फॉलो करते हो, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। क्या लिखा हुआ है, फिर आगे क्या कह रहा है, कहाँ थे हम, सिमिलरली सेल ऑफ गुड, हाँ। Thus, this system is incompatible with the matching principle, which states that the revenue of a period is matched with the best cost of the same period। So simple, this method is inappropriate for most organizations as profit is calculated in difference between the receipt and disbursement of money for the given period rather than on happening of the transaction। ये कह रहा है कि इससे क्या होता है, ना मैचिंग कंसेप्ट मिलता है ना सही प्रॉफिट निकलता है। क्यों, क्योंकि जब खर्च होता है तब उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उसे बाद में किया जाता है, जिसके वजह से सही प्रॉफिट नहीं निकलेगा। अगला है अंडर द एक्रूअल बेसिस हाउएवर रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन व्हिच they occur rather than they were paid। A distinction is made between the receipt of cash and the right to receive cash and payment of cash and legal obligation to pay cash। Thus, under this system, the monetary effect of transaction is taken into account the period which they are earned rather than the period in which cash is actually received or paid by the enterprise। Thus, this is a more appropriate basis for the calculation of profit as expenses are matched against revenue earned in relation thereto। For example, raw material consumed are matched against the cost of good सोल्ड। तो इसमें यही कह रहा है कि जो रेवेन्यू है और जो कॉस्ट है वो एक ही समय में क्या होता है, रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। जब जैसे ही हुआ लीगल राइट अराइज हुआ तो वो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उसको रिकॉर्ड करने से क्या होता है, रिकॉर्ड करने से यही होता है कि प्रॉफिट सही निकलता है। और जैसे एग्जाम्पल की तरफ क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम मैच अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, ठीक है। तो वही मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा और फिर उस गुड्स को बेचा, सेल किया, तो मान लीजिए रॉ मटेरियल आपने 10 का खरीदा और गुड्स 20 का बेचा, तो उसी से में कंपेयर पता चल जाता है कि
कि हमने जो गुड्स खरीदा उसे कितना में बेचा और लगभग कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो एक्चुअल बेसिस क्या करता है, सही प्रॉफिट निकालता है और मैचिंग कंसेप्ट को ही फॉलो ये करता है। ठीक है, तो ये था एक्चुअल बेसिस। तो जो अगला टॉपिक है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉपिक। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब समझते हैं हम पहले। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रिटर्न रूल होते हैं जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी लाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल बनाना और डेटा की रिलेटिविटी बढ़ाना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, मतलब कि एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है जिसके बेसिस पे क्या होगा, अकाउंटिंग होगा, मतलब रूल रेगुलेशन सेट कर दिया गया है कि आपको एक सर्टेन रूल रेगुलेशन पे ही अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग को चलाना है। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपके पास कैश है, ठीक है, तो कैश को हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, आपने किसी से मतलब आपने परचेज किया है क्रेडिट पे, उधार पे आपने परचेज किया है, तो इसे क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, कैश आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा जाएगा कैश तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, सब बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम आगे देखेंगे। तो यही कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट किया हुआ है और उसी के बेस पे क्या करना, आपको वर्क करना है, काम करना है, अकाउंटिंग करना है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है कौन बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI द्वारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूनिफॉर्मिटी लाना, मतलब पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी लाना, मतलब कि जो हर जगह क्या हो, एक तरह का जो अकाउंटिंग पॉलिसी वो यूज हो। ठीक है, पूरे इंडिया में एक तरह का अकाउंटिंग रूल को फॉलो किया जाए। अगर लोग अपना अलग अलग रूल बनाएंगे, अलग अलग नियम कानून बनाएंगे तो वो फॉलो करना पॉसिबल भी नहीं है और वो सही है कि नहीं ये भी पता नहीं चलेगा। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल बनाना, मतलब कि अगर एक कंपनी तो अपनी दूसरे कंपनी से कंपेयर करना चाहती है तो कितना प्रॉफिट है, कितना उसने सेल किया है, तभी रिपोर्ट तभी कंपेरेबल बनेगी जब एक जैसे अकाउंटिंग रूल को फॉलो किया जाएगा। और डेटा को क्या बनाए, रियलिबिलिटी बनाए, मतलब डेटा सही हो, डेटा भरोसेमंद हो। अगर एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, सब कोई अपना अपना रूल बनाएंगे तो डेटा पे कोई भरोसा नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद क्या करा, इंटर फर्म कंपेरिजन पॉसिबल होता है, कंपेरिजन करने में पॉसिबल होता है। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एसेस करना ईजी होता है। अब बोल रहा है कि क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी बना रहे। ठीक है, ये सही बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए जरूरी है ताकि एक डेटा सही रहे और सही तरीक़ा से लोग उसे यूज करें डेटा को। ठीक है, तो ये था। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि मेन पर्पस क्या है, वही चीज़ है, कंसिस्टेंसी लाना, इंफॉर्मेशन सही हो। ठीक है, अब कह रहा है कि बेनिफिट क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या आती है, एक जैसा लोग यूज करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनता है, इन्वेस्टर जो क्रेडिटर होते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन मिलता है सही, और कंपेरिजन करने में ईजी होता है। तो लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा भी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नोट्स पे कि आखिर नोट्स क्या कहता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कह रहा है अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड एक रूल रेगुलेशन है, जो एक डॉक्यूमेंट एक किताब में लिखी हुई रहती है कि आपको इस तरह का अकाउंटिंग रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। ठीक है, आपको कैसे रिकग्नाइज करना है अकाउंट्स के टर्म को, मेजर कैसे करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब बताया रहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एन ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय ICAI, ए प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन आवर कंट्री। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, ICAI बनाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हर हर कोई एक जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज करे, पॉलिसी को यूज करे। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, अकाउंटिंग पॉलिसी सेट करता है। ठीक, और इससे लोगों पे क्या बनता है, भरोसा बनता है। ठीक, और कंपेयर करने में भी हेल्प होता है। फिर आगे क्या कहता है, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या ज़रूरत है? अकाउंटिंग स्टैंड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट यूजर ओनली इफ इट्स पोजेस यूनिफॉर्मिटी एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से यही होता है कि हर जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर होते हैं, जो डिफरेंट यूजर होते हैं उन पर इंफॉर्मेशन जाता है, जो इन्फॉर्मेशन पास होता है वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पास होता है, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट द स्कोप ऑफ दोज अल्टरनेटिव विच फुलफिल द बेसिक क्वालिटेटिव फैक्टर ऑफ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये एक तरह का अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है जो बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टर बताता है कि मान लीजिए कोई इम्प्लॉई अगर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो है, या प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है इम्प्लॉई अच्छा काम कर रहा है, कंपनी अच्छा काम कर रही है। बेनिफिट क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है? ये हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, ठीक है, यूजर्स को हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन देने में, और कंपेयर रिपोर्ट को कंपेयर करने में हेल्प करता है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक्स चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफिकल्ट टू अप्लाई। It is rigidity followed by and fails to extend flexibility in applying accounting standard। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता क्योंकि रिजिड रूल बना देता है, ठीक है, और आप दूसरे लॉ को इसमें यूज नहीं कर सकते। तो ये सब लिमिटेशन था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।